हाय बच्चे लोग, आप सभी का स्वागत है इंडेप्थ यूटी के अंदर। और ये चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स रिलेशन एंड फंक्शंस का तीसरा पार्ट है। मैं कोशिश करूँगा इस पार्ट को लंबा रखूँ। और क्यों आप सबके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, देखिए बच्चे लोग, जो हम आपको टॉप 50 क्वेश्चंस करा रहे हैं, जो भी हम आपको टॉप 50 क्वेश्चंस करा रहे हैं, चाहे वो फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स को, बहुत बेहतरीन टीचर्स आपको करा रहे हैं। खासकर मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ तो मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं आपको वो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस करा रहा हूँ 50, जिसमें से हर चैप्टर में से आपको 2-3 क्वेश्चन जो आप ये कहते हैं कि एग्जाम में भैया उस चैप्टर का वेटेज है कि इस चैप्टर का वेटेज है 2 से 3 क्वेश्चन, तो वो 2 से 3 क्वेश्चन इसी 50 क्वेश्चन में से होगा। इसका ये फायदा है ये 50 क्वेश्चंस करने का कि आपको एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चंस को देख के सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चंस, एग्जैक्ट ऑप्शंस मिलेंगे तो आप ये क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है। अब सवाल है कि भैया आपको कैसे पता कि एग्जैक्ट आएगा। देखो बच्चा, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में PYQs एग्जैक्ट ही लिए जाते हैं, उसके ऊपर भी मतलब ऑप्शंस भी ऊपर नीचे नहीं करा जाता। तो अभी मैं आपको जितने भी PYQs करा रहा हूँ, 50 PYQs, ये 50 PYQs बहुत सारी जगह से छाट के आपको कराए जा रहे हैं बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस पिछले 4 साल में कि किस तरीके का एग्जामिनर क्वेश्चंस को पिक कर रहा है, कैसे सोच रहा है। ठीक है। आई होप आपने चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देख लिया होगा। और बोर्ड पे इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बेस्ड ऑन योर रिक्वेस्ट, आप सबने रिक्वेस्ट करी थी कि भैया बोर्ड पे पढ़ाओ, बोर्ड पे ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, एज कंपेरिजन टू पेन टैप। तो यहाँ पे थोड़ा हमको मेहनत करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, के अलग से क्वेश्चंस लिखने पड़ेंगे, लेकिन कोई नहीं, आपको जिस तरीके से समझ में आ रहा है हम उस तरीके से कराएंगे, भले कितनी भी मेहनत लगे। एटलीस्ट आपको 1 महीने में इतने अच्छे से तैयार कर देंगे कि आप मैथमेटिक्स में 250 आउट ऑफ 250 आराम से स्कोर कर पाए। ठीक है, आराम से। हम यार 250 आउट ऑफ 250 की बात करें, जहाँ पे लोग कहते हैं कि मैथमेटिक्स में स्कोर करना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस क्लास 12th ओरिएंटेड है, जिसमें आपका इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ऐसे बड़े बड़े चैप्टर्स आ रहे हैं जिनको सॉल्व करने में 3 से लेकर 4 मिनट का टाइम लगता है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भैया 60 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन हम कर लेंगे? तो ये तो एग्जामिनर को पेपर सेट करते समय सोचना चाहिए था कि मैं कैसा सिलेबस रख रहा हूँ और कैसा इसका वेटेज होना चाहिए। तो इस हिसाब से बच्चे कभी इतना स्कोर कर ही नहीं पाते हैं। लेकिन एक तरीका है कि आप इस मार्क्स, मतलब इस मार्क्स तक आप पहुंच सकते हैं, और जितना ज़्यादा आप मैथमेटिक्स में एच करते जाएंगे, आप 99% बच्चों से ज़्यादा ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि सब बच्चों का मैथमेटिक्स का स्कोर एवरेज रहेगा। और यहाँ पे अगर आपने स्कोर कर लिया बाकी सब्जेक्ट के साथ साथ, जहाँ पे बाकी बच्चे भी स्कोर कर रहे हैं, आप भी स्कोर कर रहे हैं, लेकिन आपने मैथमेटिक्स में एच कर लिया, तो आप 99% बच्चों से ऊपर चले जाएंगे। तो जिस भी कॉलेज, जिस भी यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन लेना है, पहली कट ऑफ में आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, मतलब मनपसंद कॉलेज आपको मिल जाएगा। आ रहा है बात आपको समझ में? ठीक है। तो तरीका बस इतना ही है कि आप वो सारे क्वेश्चंस करके जाओ जो एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखे दिखाई मिले। भैया अगर एग्जाम में क्वेश्चंस मेरे को देखे दिखाई मिलेंगे तो मेरे को पेन और पेपर लेके उतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन देखा, याद आया ऐसा क्वेश्चन था, उसके बाद मैंने इसको जब हल्का से सॉल्व करा, कुछ चीज़ें एलिमिनेट करी, तुरंत आंसर आ गया। 20 से 30 सेकंड में आंसर आ जाएगा। ठीक है। सो आप, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये 50 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इस 50 क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा। मल्टीपल्स टाइम्स रिवीजन करना चालू कर दो बच्चा लोग। इन 50 क्वेश्चन को कर लोगे, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। ये वीडियोस लेक्चर आप बार बार देखोगे, कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ मैं। ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मल्टीपल टाइम्स हो जाएगी। ठीक है बच्चे लोग, आप सभी के सामने क्वेश्चन है, मैं कहूँगा वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, लेकिन इसको अच्छे से करो। ठीक है, वीडियो को रोको, आपके सामने क्वेश्चन से ट्राई करो। ये आपके सामने 3 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को 30 सेकंड से ज़्यादा का टाइम मत दो और ट्राई करो क्या होता है। ठीक है, चलिए। आई होप आप सभी ने आंसर्स निकाले होंगे और चेक करिए। अब आप उन्हें आंसर्स चेक करिएगा, और जो कॉन्सेप्ट मैं सिखा रहा हूँ, अगर आपको वो नया लगे, कुछ आपकी नोट्स में वो ऐड नहीं है, प्लीज़ उसको ऐड कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 है, बेसिकली पूछा गया है कि एक x है जो कि इससे बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब जो x है वो बेसिकली रियल नंबर है, लेकिन -1 से 1 के बीच में। f ऑफ x जो है वो डिफाइन करा गया इस ग्राफ की मदद से। f ऑफ x जो डिफाइन करा गया इस ग्राफ की मदद से। अब ये पूछा गया है कि ये ग्राफ इनमें से कौन सी इक्वेशंस को बताता है। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है, मेरे को ये ग्राफ चेक करना है। अब सिंपल सी बात है, देखो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि चैप्टर नंबर 1 से टाइप्स ऑफ फंक्शंस आ जाएंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशंस आएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ रिलेशंस आएंगे, नंबर ऑफ फंक्शंस आएंगे। ठीक है, उसके अलावा डोमेन रेंज के भी कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। तो वहीं से आपके क्लास 11 का भी कुछ क्वेश्चन इस्तेमाल होगा, जैसे कि ये वाले। ठीक है, ये वाले इस तरीके के क्वेश्चन मैं आपको भी करा रहा हूँ, ताकि, क्योंकि एग्जामिनर ने पूछे हैं ये पहले क्वेश्चन, तो आपको करने जरूरी हो जाते हैं।
अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। तो ध्यान से देखो भैया, अगर मैं इस ग्राफ को देखूँ तो मेरे को पता है कि ये मेरे पास क्या है, डोमेन है। दिस इज कॉल्ड मेरा ये यहाँ से लेके यहाँ तक का मेरा क्या है, डोमेन है। तो अगर भैया ये यहाँ से लेके यहाँ तक का मेरा डोमेन है, तो जब जब मैं जीरो रखता हूँ, एक्स की वैल्यू जैसे जीरो रखता हूँ, तो मेरे को वाई कितना मिलता है, 1 मिलता है। तो सबसे पहले तो मैं ये चेक कर रहा हूँ कि जब मैं एक्स की वैल्यू को जीरो रख रहा हूँ, इफ मैं पुट कर रहा हूँ इफ x इक्वल्स टू द जीरो विच इज x बिलोंग्स टू द डोमेन -1 to 1, ठीक है। तो मैं जैसे जीरो रख रहा हूँ तो उस केस में y की वैल्यू 1 मिल रही है। क्या मिल रही है उस केस में, फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x मेरे को कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है, ठीक है। इसी को मैं y कहता हूँ। अब 1 मिल रहा है तो चेक करके देख लो इनमें से कौन सा है। देखो x की जगह पे जीरो रखूंगा तो 1 मिलेगा, x की जगह पे जीरो रखूंगा तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, 1 अच्छा आ जाए। x की जगह पे जीरो रखूंगा तो ये सिर्फ 1 बचेगा। अब मॉडुलस के बाहर अगर 1 निकलता है और बाहर माइनस है तो नेगेटिव 1 बचेगा, लेकिन आंसर क्या है, 1 आना चाहिए। तो ये हटा दो, ये मेरा काम एलिमिनेट हो गया पहला। दूसरा चेक करो, x की जगह पे जैसे मैं जीरो रखूँगा तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, आंसर में मेरे पास क्या बचेगा, -1। लेकिन y कितना बचना चाहिए, x जीरो रखते हैं, y आना चाहिए 1, तो ये भी हट गया। 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, अब आपके पास बचे 2, ठीक है। अब ध्यान से देखो इन दोनों को। अगला आपसे क्या पूछा गया, जब x आप 1 रखोगे तो y 0, जब x आप क्या नाम है -1 रखोगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा, y 0 हो जाएगा। तो फोर इफ x इक्वल्स टू दी 1, सॉरी, इफ x इक्वल्स टू दी 1 रखते हो एंड इफ x इक्वल्स टू दी -1 रखते हो, इन दोनों केस में जो मेरा y है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये वाली कंडीशन ट्रू करनी है। अब देखते हैं कौन सी इक्वेशन ट्रू कर रही है। सबसे पहले पिक करते हैं जिसमें मेरे को बोला गया है a इज इक्वल टू द मॉडुलस ऑफ x प्लस का 1। तो x की जगह पे पहले तो 1 रख के देखो, 1 जैसे ही रखता हूँ भैया, 1 + 1, तो ये मेरे को आंसर कितना दे रहा है, 2। तो 2 आ रहा है तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो 1 के लिए तो ये सेटिस्फाई नहीं करा। -1 के लिए देख लो, -1 +1 -1 क्या, मॉडुलस के बाहर 1 निकलेगा, 1 प्लस ये भी 2 हो गया, तो ये भी अनसेटिस्फाई हो गया। तो इसका मतलब है ये भी आंसर नहीं है, आंख बंद करके इस पर टिक मार दो। अब अगर इसको चेक करना है तो चेक करके देख लो, फॉर ऑप्शन नंबर बी आपके सामने क्या है भैया, -मॉडुलस ऑफ x प्लस का 1। अब x की जगह पे मैं 1 रखता हूँ, फॉर x इक्वल्स टू दी 1, ठीक है, एंड फॉर x इक्वल्स टू दी -1। अब जैसे 1 रखता है तो मेरे को मिलता है कि -1 + 1 एंड देन -मॉडुलस ऑफ -1 + 1। ये मॉड बाहर खुलते ही -1 + 1 विच इज़ 0, और यहाँ पे मॉड बाहर खुलते ही ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, -1 + 1 विच इज़ 0। तो ऑप्शन नंबर बी आपके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कराता हूँ मैं। ये आंसर्स आप नोट कर लो, क्योंकि जो मैं पीपीटीज दूंगा उसमें क्वेश्चंस तो जरूर होंगे लेकिन आंसर नहीं होंगे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आपसे पूछा गया फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ये फंक्शन दे रखा है, इसका डोमेन पूछा गया। अब ध्यान से रखो, कोई भी फंक्शन का अगर डोमेन पूछा जा रहा है तो एक चीज तो क्लियर हो जाता है कि भैया फंक्शन में डोमेन वो होता है जो बेसिकली सेट ए से सेट बी में तीर चला रहा होता है, ठीक है। मैंने ये कहा कि सेट ए वाले एलिमेंट सेट बी में तीर चलाते हैं। फंक्शन कंसिडर करा जा रहा है तो फंक्शन में एक बात याद रखो, फंक्शन में सारे के सारे एलिमेंट सेट ए के ही इस्तेमाल होने चाहिए, ये पहली कंडीशन है, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। तो हमेशा जो फंक्शन होता है उसका जो सेट ए होता है वही उसके लिए डोमेन हो जाता है, ठीक है। रिलेशन में अलग हो सकता है, क्योंकि रिलेशन में मान लीजिए सेट ए में 10 लोग हैं, तीर चलाए सिर्फ 9 ने, तो 9 उसके लिए डोमेन है। लेकिन फंक्शन में 10 है तो 10 के 10 तीर चलाने चाहिए। तो पहली चीज़ तो इसने बोल दिया कि ये गिवन फंक्शन है, तो अब यहाँ पे फंक्शन हो मेरे को चेक करना है। अब फंक्शन है तो भैया फंक्शन कहाँ से कहाँ तक का ये फर्क पड़ता है। तो फंक्शन बेसिकली हम मान के चले रियल नंबर टू रियल नंबर का फंक्शन है, ठीक है, रियल नंबर का फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। तो अगर सेट ए में मेरे पास रियल नंबर है और रियल नंबर में से ये देखना है कि कितने लोग तीर चला रहे हैं, अब अगर ये फंक्शन है तो मान लो अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर p/q में अगर q इक्वल्स टू 0 हो जाए, तो भैया आप कहोगे कि p/0 की फॉर्म आ गया, विच इज नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है, नॉट डिफाइंड होता है। जब नॉट डिफाइंड की फॉर्म आती है तो फंक्शन भी नॉट डिफाइंड होगा, तो आप पूरा का पूरा रियल नंबर नहीं ले सकते। अगर आपको इसको फंक्शन बनाना है तो सिर्फ नॉट डिफाइंड वाले वैल्यू इससे हटा दो, रियल नंबर में से माइनस कर दो, वही उसका डोमेन होगा। आ रहा बात समझ में क्लियर। अगर ये रेंज होता तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे वो 0 वाले एलिमेंट भी डाले जाते हैं जब डिनोमिनेटर 0 होता है, ठीक है, अगर ये सिर्फ रिलेशन होता।
ठीक है, उसमें से जितने लोग अपने पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, तीर चला रहे होंगे, उसी को मैं डोमेन कर। लेकिन फंक्शन में सेट ए ही डोमेन होता है। अगर सेट ए में कोई ऐसा एलिमेंट है जो बेसिकली तीर नहीं चला रहा है, यानी सेट बी में कोई इमेज नहीं बना रहा है, तो उसको हम सेट ए में कंसीडर ही नहीं करते, बाहर रखो उसको। ठीक है, चलो अब इसको 0 रखता हूं तो मेरे को ये देखना है कि ये कहाँ पे नॉट डिफाइंड है। तो यानी ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इफ हम यहाँ से रख सकते हैं भैया कि x² माइनस ऑफ 7x प्लस 10 0 रखते हैं। अब चेक करते हैं कहाँ पे ये फंक्शन 0 होगा। इसको ब्रेक करने के लिए माइनस ऑफ x एंड देन ये प्लस का है तो माइनस ऑफ x प्लस का 10 विच इज़ 0। x अगर मैं कॉमन, इसके बाद ये 7 है तो 6 1 नहीं 5 2, ठीक है, तो विच इज़ 5 2 द 10। x अगर मैं कॉमन निकालूँ तो x माइनस ऑफ 5, ठीक है, माइनस का 2 कॉमन निकाले देन x माइनस ऑफ 5 विच इज़ 0, x माइनस ऑफ 2 एंड देन x माइनस ऑफ 5 इज इक्वल टू 0। x माइनस ऑफ 2 बराबर में 0 एंड x माइनस ऑफ 5 बराबर में 0। x इक्वल टू 2 मिल जाता है मेरे को एंड x इक्वल टू मेरे को 5 मिल जाता है। तो x की वैल्यू जब मैं 2 रखूँगा ये 0 होगा, x की वैल्यू जब मैं 5 रखूँगा ये 0 होगा। बाकी पूरे के पूरे रियल नंबर पे फंक्शन डिफाइंड होगा। तो सबसे बढ़िया भैया ऐसा करो, रियल नंबर में से 2 और 5 माइनस कर, तो रियल नंबर में से 2 और 5 माइनस कर दो, ऑप्शन नंबर ए आपके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 पे आता है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, एक फंक्शन दे रखा है विच इज x³ माइनस ऑफ 1/x³ देन f of x प्लस f of 1/x होगा तो 1 आंसर आएगा, या फिर f of x प्लस f of 1/x 0 होगा, f of x इंटू f of 1/x 0 होगा, या f of x इंटू f of 1/x 1 होगा। तो इस केस में मेरे को सारे ऑप्शन चेक कर जाने पड़ते हैं। ठीक है, कोई एक इसका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता, हम देखेंगे कौन सा आता है। ठीक है, आई होप इसको आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रब करता हूँ। ठीक है, चलिए, अगर आपको टाइम नहीं है आपके पास, आप बहुत लेट देख रहे हो, एग्जाम में सिर्फ 10 या 15 दिन बचे हैं, ये वीडियोस आपके पास आई है, प्लीज़ लिखने का झमेला उतना मत करना। DPPs मैंने आपको दे रखी है, वहाँ पे ये क्वेश्चन फॉर्मेट में होंगे। ठीक है, उसका आंसर नहीं अवेलेबल होगा, आंसर वीडियो लेक्चर पे अवेलेबल होगा। तो अपने दिमाग में डालो, अपने दिमाग में डालो, कॉन्सेप्ट घुस गया दिमाग में डालो, और जब भी कभी पढ़ो तो उस DPPs को सॉल्व करना चालू कर दो, इसी सेम क्वेश्चंस को। जो नहीं समझ में आया वीडियो पे क्लिक करो, आके देखो। ठीक है, क्लियर एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो इससे आपकी मेहनत बच जाएगी लिखने वाला। एंड टाइम पे लिखने बैठोगे, 15 दिन बचा है, 5 दिन बचा, कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशंस क्या होगा भैया? सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, f of x तो मेरे सामने है विच इज x³ एंड x³ माइनस 1/x³। ठीक है, और मैं 1/x निकाल लेता हूँ। अगर मैं x की जगह पे 1/x रखता हूँ तो विच इज 1/x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब। ऐसे मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इतना डिटेल में करा जा रहा है। ठीक है, अब ये ऊपर चले जाएगा तो इसको मैं x³ लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको लिखते समय 1/x³, x³ नीचे नीचे से ऊपर चले जाएगा तो इसको लिखते समय माइनस ऑफ x³ लिखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मेरे को ये दोनों चीज़ मिल गई, अब इन दोनों का एडिशन देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट के लिए f of x, फर्स्ट क्या कहते हैं, इन दोनों को ऐड कर दो भैया। इन दोनों को ऐड करते ही क्या मिलता है, तो ऐड करके देखते हैं। माइनस 1/x³ प्लस 1/x³ माइनस x³। ये इससे माइनस हो जाएगा, ये इससे माइनस, ये इससे कट गया, आंसर कितना है 0 आया। तो 0 आया तो भैया ये गलत हो गया, ये करेक्ट आंसर हो गया। आगे भी चेक करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि मिल गया तो आगे भी चेक करना पड़ेगा। देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत जल्दी होंगे। अब चेक करने के लिए आगे मल्टीप्लाई का फॉर्मेट है। सी चेक करते क्योंकि बी तो कैंसिल हो गया। भैया x³, जैसे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये मैंने लिया भैया x³ माइनस 1/x³ मल्टीप्लाई विथ ये लिया मैंने 1/x³ माइनस का x³। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें से माइनस बाहर निकाल लूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ 1/x³। ठीक है, या फिर इसमें से माइनस बाहर निकालते हैं। लिखते समय x³ माइनस 1/x³ एंड देन इसमें से माइनस बाहर निकालते x³ माइनस 1/x³। और इसको देखो, ये दोनों एक ही जैसे हैं, तो x³ माइनस 1/x³ का होल स्क्वायर। ये इससे मैच ही नहीं कर रहा, तो ये ऑप्शन 7 तो ऑलरेडी मिल चुका था आंसर। आपको एग्जाम में
अगर आपको एक करेक्ट आंसर मिल जाता है तो ज़्यादातर ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल के लिए मैं आपको समझा के चल रहा हूँ कि जब प्रैक्टिस करो तो इतनी हैबिट रखो चेक करने की, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब आगे चलते हैं और ये 4 क्वेश्चंस आपके लिए हैं, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया ताकि जब भी मैं सॉल्व कराऊँ आप क्वेश्चंस को साथ के साथ देख सको। इसका तुरंत वीडियो को रोको और सारे क्वेश्चंस को ट्राई करो, ठीक है। आई होप आप सब ने सारे के सारे क्वेश्चंस ट्राई कर लिए होंगे और हम क्वेश्चन सॉल्यूशंस नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बेसिकली कहता है क्या है कि मेरे पास एक सेट है, सेट नंबर ए, दूसरा सेट है सेट बी और अ फाइनाइट सेट। 2 सेट है जो फाइनाइट है, ठीक है। सच दैट सेट ए में m एलिमेंट है, m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, एंड सेट बी में k नंबर्स ऑफ एलिमेंट है। देन फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। सो मैं एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको सिखाता हूँ। देखो बच्चों लोग, अगर एक सेट है विच इज़ ए और ए के अंदर डॉट 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 के एलिमेंट है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं करता हूँ, मैं बोलता हूँ n नंबर ऑफ एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसके अंदर। कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? जस्ट लाइक दिस 1 2 and 3 and dot 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 so on n number of element। तो अगर मैं पूछूं तुमसे कि इसका सबसेट क्या होगा, सबसेट ऑफ ए क्या होगा, सबसेट ऑफ ए क्या होगा, तो भैया कहोगे कि बड़ा आसान है भैया, 2 की पावर हम ये रख देंगे n, तो मेरा क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ सबसेट आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि एक सेट है ए जिसके अंदर है ए डैश, जिसके अंदर 1 2 3 3 ही एलिमेंट है, तो इसका अगर मैं पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, तो विच इज़ 2 की पावर 3, तो 8 सबसेट में बना सकता हूँ इसके, ठीक है। सो ये इस तरीके से निकाला जाता है। अब सवाल आता है कि एक मेरे पास सेट है ए और मेरे को अब बात करनी है रिलेशंस की। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? रिलेशन की, ठीक है। या रिलेशन से पहले मैं बात करता हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट की, कार्टेशियन प्रोडक्ट की। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की एक खास बात ये है कि आपको पता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में 2 सेट का होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। क्योंकि 2 सेट के बीच में ही कार्टेशियन प्रोडक्ट बन सकता है, एक से काम नहीं चलेगा। तो वो चाहे सेट ए का खुद ए के साथ हो या ए का किसी दूसरे के साथ हो, ठीक है, इस तरीके से। तो ए क्रॉस बी विच इज़ नोन एज द कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये एक्चुअल में आप लोग ने पढ़ा होगा कि ऑलरेडी भैया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इनटू में नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ठीक है। ये बस मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ, आंसर तो मैं कराऊंगा, डायरेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट से बी। तो उसी तरीके से टोटल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एक सेट ए डैश है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है 1 2 3, और एक सेट बी है जिसके अंदर बी डैश है जिसके अंदर एलिमेंट है पी एंड क्यू, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में, ए डैश क्रॉस बी में विच इज़ कितने बनेंगे? तो 3 2 जा 6, तो 6 नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर मेरे पास देखने को मिलेंगे जो कि कुछ इस तरीके के होंगे 1 P 1 Q 2 P एंड 2 Q 3 P एंड देन 3 Q, ठीक है। ये बेसिक चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले वाले इंट्रोडक्शंस में मैं कई सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कार्टेशियन प्रोडक्ट पहली बार यहाँ पे आया तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर आ रहा है, बात समझिए। अब मैं बोलूँ कि ये जो अब नया एक सेट बना है, ये जो नया सेट बना है, इस सेट का नाम आप दे दो भैया जेड नाम दे दो, ठीक है। तो ये एक जेड नाम का सेट है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। तो अब मैं पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ z क्या होगा? सबसेट ऑफ z क्या होगा? तो वही भैया z टोटल नंबर सबसेट निकालने का तरीका क्या? 2 की पावर n क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट पर्टिकुलर सेट। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? तो यहाँ पे मैं सीधा लिख सकता हूँ कि भैया 2 की पावर में 6 आंसर आ जाएगा। तो 2 की पावर में 6 ही मेरे पास क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ सबसेट फ्रॉम z सेट। और z बेसिकली क्या है? z कुछ नहीं है, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब इसी को दूसरी लैंग्वेज में, इसी को सेकंड लैंग्वेज में हम रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को सेकंड लैंग्वेज में रिलेशन कहते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ z इज 2 to the power 6। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ऑफ z इज 2 to the power 6। आ रहा है बात समझ में? तो ये यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है दैट रिलेशन इज द सबसेट
एंड इक्वल टू द ए क्रॉस बी। रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट को अगर एक सेट मानता हूँ तो उसका को अगर मैं 2 की पावर में लिखता हूँ तो वही मेरे लिए क्या हो जाता है, दिस इज नोन एज द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। क्लियर हुआ? बहुत सारी चीज़ें ऐसी एक छोटी सी मैंने चीज़ों में समझाई। आपको बस ध्यान देने वाली बात ये है कि जब मैं रिलेशन को ये कह रहा हूँ कि ये इसका सबसेट है, और इसको लिखते समय मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो। इफ़ आई एम सेइंग दैट R is a subset of A क्रॉस B, इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि भैया 2 की पावर में आप A क्रॉस B के नंबर ऑफ एलिमेंट लिख लो, तो विच इज़ n ऑफ A क्रॉस B, ठीक है। या फिर इसको लिखते समय हम ये भी लिख सकते हैं 2 की पावर n ऑफ A इंटू में n ऑफ B। अब ये कहाँ से आया? ये यहीं से आ गया कि n ऑफ A क्रॉस B बराबर होता है n ऑफ A इंटू n ऑफ B के, ठीक है। तो ये दो चीज़ आपको ध्यान में रखने की, ये एक ही बात है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस। आपके दिमाग में इस तरह के क्वेश्चंस पढ़ते हुए ये सारे कॉन्सेप्ट आ जाने चाहिए, और तुरंत टिक मार देना चाहिए कि ए के अंदर अगर m एलिमेंट है, बी के अंदर k एलिमेंट है, तो जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस होगी वो बेसिकली कुछ नहीं 2 की पावर m k होगी, ठीक है। 2 की पावर m k, तो ऑप्शन नंबर ए आपके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये अगर आपके नोट्स में ऐड नहीं है प्लीज़ इसको ऐड कर लो, नहीं समझ में आए एक बार दोबारा जाकर देखना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता क्या, तो ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 11 ने क्या पूछी है, रेंज पूछी है। ये फंक्शन दे रखा है, ठीक है। तो फंक्शन में क्या दे रखा है भैया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दी मॉडुलस ऑफ 2x माइनस ऑफ 3 एंड देन माइनस ऑफ 3। ये मेरे पास फंक्शन है, ठीक है। ये मेरे पास फंक्शन है, कुछ नहीं पूछा, इसकी रेंज पूछी है। रेंज कब पता चलती है, जब x डिफाइंड होता है, और जब भी फंक्शन की बात होती है तो सारे के सारे x इमेज बना रहे होते हैं। तो x बिलोंग्स टू दी, मैंने रियल नंबर ले लिया फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब ध्यान से चेक करो, पूछा गया है कि इसका रेंज क्या होगा। अब ध्यान से देखो, सारी चीज़ें इस पे डिपेंड करती है, इस मॉडुलस पे, क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर है, ये रिमेन अनचेंज होगा, इसको ये चेंज हो ही नहीं सकता। तो सारी चीज़ें इस पे डिपेंड करती है। अब ये क्या हो सकता है, आपको पता है मॉडुलस का जो वैल्यू होता है वो या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। मॉडुलस का जो वैल्यू होता है या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। यानी भैया ये सबसे छोटी से सबसे छोटी वैल्यू की क्या जा सकती है, 0 जा सकती है। तो इफ़ दिस वैल्यू 0 हो जाएगी तो फंक्शन मेरे को सबसे छोटी वैल्यू क्या देगा, -3, ठीक है। जैसे जैसे मैं ये बढ़ाते चले जाऊंगा, 0 को जैसे ये बढ़ाते चले जाऊंगा, इसके बीच का डिफरेंस भी क्या करते जाएगा, कम होते चले जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, 0 में से -3 घटाओगे, -3 सबसे छोटी वैल्यू, 1 में से -3 घटाओगे, -2 मिलेगा, 2 में से -3 घटाओगे, -1। तो वैल्यू क्या करते जा रही है फंक्शन की, बढ़ते चले जाते हैं। तो सबसे छोटी वैल्यू मेरे को मिली है, वो क्या मिली है, -3। अब -3 सबसे छोटी मिली, और मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। तो ये गया, ये गया, ये गया, दिस इज द आंसर। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपको बस क्लिक कर जाना चाहिए इसी को देख के, इतना तो बस मैं आपको समझाने के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि भैया अगर क्वेश्चन में रेंज ना पूछ के डोमेन पूछ ले जाता कि ये बताओ इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, ठीक है। तो डोमेन बेसिकली जहाँ तक x डिफाइंड है। अब चेक करो, ये फंक्शन 0 कहाँ हो रहा है, तो ये फंक्शन भैया x इक्वल टू दी 3/2 पे 0 हो जा रहा है, ठीक है। x इक्वल टू 3/2 पे ये फंक्शन पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, और जैसे ही 0 हो जाएगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे को -3 मिल रहा है। अब x कुछ भी आप रख सकते हो, हर के लिए वो डिफाइंड है, हर के लिए वो डिफाइंड है। बस मैं ये समझा रहा हूँ कि ये ग्राफ बेसिकली यहाँ से टूटा है, ठीक है, यहाँ से, दिस इज कॉल्ड 3/2। अब यहाँ पे वैल्यू मेरे को मिल रही है 0, और उसके बाद जो वैल्यू है इधर नेगेटिव में चल रही है, और यहाँ पे जो वैल्यू चल रही है वो पॉजिटिव में चल रही है। क्लियर हो रहा है, ठीक है। चलो उसके अलावा और कुछ, ठीक है। सो दोनों केस में वैल्यू तो पॉजिटिव ही चल रही है, सॉरी, दोनों केस में वैल्यू पॉजिटिव ही चल रही है, इधर भी और इधर भी, चाहे इधर से छोटी वैल्यू जाओ जो बड़ी, लेकिन जो डोमेन होगा वो रियल नंबर पूरा का पूरा ही होगा, ठीक है। आ रहा है बात समझ में। चलो अगले क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, ठीक है। आई होप आपने ट्राई करा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फंक्शन।
ये एक फंक्शन है और इसका डोमेन रेंज पूछा। मैंने कहा क्लास 11 के कॉन्सेप्ट डोमेन रेंज के पहले बहुत पूछे गए हैं सीयूटी में, इस साल भी 100% पूछे जाएंगे, इसलिए मैं सारे क्वेश्चंस वो करा रहा हूँ जो एग्जाम में आएंगे। दूसरा, आपकी कॉन्सेप्ट भी क्लियरिटी होती जाएगी, ठीक है। तो अब आपके सामने क्वेश्चन है कि भैया डोमेन, तो सबसे पहले फंक्शन लिख लो। फंक्शन मेरे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू द एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 + एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हो सकता है डोमेन रेंज, उस पर आते हैं। पहले इसको देखो, आप इस चीज़ को ध्यान से देखो, इसका जो डोमेन है, क्या कहीं पे भी ये फंक्शन नॉट डिफाइंड है, दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दी, यहाँ पे प्लस है विच इज इक्वल टू दी 0, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दी -1 और यहाँ पे √(-1), तो ये वाला कंडीशन ही हट गया। तो x कभी भी, तो ये इमेजिनरी नंबर हो गया। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि x बिलोंग्स टू द रियल नंबर है, तो ये केस ही नहीं आएगा, क्योंकि इमेजिनरी नंबर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द रियल नंबर, ठीक है। सो हर एक रियल नंबर पे, चाहे नेगेटिव लो चाहे पॉजिटिव लो, दिस फंक्शन इज डिफाइंड। तो मेरे को डोमेन क्या मिल गया फिर तो मेरे को डोमेन मिल गया विच इज़ रियल नंबर। क्लियर हो गया, क्योंकि कहीं पे भी डिनोमीटर 0 नहीं हो रहा। आप 0 रखोगे डिनोमीटर 1, आप 1 रखोगे डिनोमीटर 2 मिलेगा, आप -1 रखोगे तब भी डिनोमीटर 2 मिलेगा, ठीक है। आते हैं रेंज पे। रेंज आपको कंफ्यूज करेगा, फिर भी मैं क्लियर कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। अगर इसमें से मैं 1 हटा देता और सिर्फ ऐसे लिखता x²/x², तो आप कहते हैं 1 आता भैया, यानी जो वैल्यू नीचे है वो वैल्यू ऊपर होगी, दोनों को डिवाइड करने पे 1 ही मेरे को आंसर मिलेगा। लेकिन अगर इस नीचे वाली वैल्यू को मैं जैसे जैसे बढ़ाते चले जाऊंगा, वैसे ये वैल्यू घटते चली जाएगी, ठीक है। 1 के अप्रोच कर सकती है, जैसे कि 5/5 इज इक्वल टू दी 1, लेकिन 5/6 इज नॉट इक्वल टू दी 1। क्लियर समझ में आ रहा है? 1 के पास हो सकता है लेकिन 1 नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए ये जो मेरा रेंज होता है ये बेसिकली कहाँ तक जा रहा है। सो अगर मैं रेंज की बात करूँगा तो रेंज मेरा कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसको देखो, अगर x की जगह पे 0 रख दो तो 0 मिल जाए, 0 to 1, लेकिन 1 पे ओपन ब्रैकेट। क्लियर हो गया, ठीक है। अब 0 पे कैसे, अब रख के देख लो, आप x की जगह पे 0 रखोगे, दिस इज 0, 1 + 0 विच इज़ 0/1 विच इज़ 0। क्लियर हो रहा है, ठीक है। सो रेंज मेरे पास क्या होगा 0 से 1, और डोमेन मेरे पास क्या होगा रियल नंबर। तो दिस इज हटाओ, दिस इज हटाओ, इन दोनों में रेंज चेक करो कहाँ से, 0 से 1, तो ये भी हटा दो, दिस इज कॉल्ड 0 से 1। क्लियर, ठीक है। अब आपके सामने ये है क्वेश्चन नंबर 13, और ये क्वेश्चन नंबर 13 मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ये करके लेके आना डोमेन एंड रेंज। क्वेश्चन बस थोड़ा बहुत मैं हिंट दे देता हूँ आपको, ठीक है। विच इज़ f ऑफ x इज इक्वल टू दी 1/√x प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। क्लियर, एक बात ये समझो कि रूट की वैल्यू जो होगी वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, रूट की अंदर वाली वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो मैं साफ कह सकता हूँ डेट x² ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, या तो 0 के बराबर होगा या 0 से, मतलब 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा ही वैल्यू होगा, ठीक है। इस केस में आपको ये पता करना है कि x क्या होगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब इसका जो ऑप्शन होगा ये मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, तो अपना सॉल्व करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। आप वीडियो कभी भी देख रहे हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिस भी डेट को देखोगे मेरे को बता दीजिएगा इसका आंसर, ठीक है। चलो आप ये सारी चीज़ें नोट कर लो, मैं आगे क्वेश्चंस कराता हूँ। तो अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस और हैं। मैं कहूँगा मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिख दिए ताकि चीज़ें जल्दी जल्दी ख़त्म हो सके। बहुत सारा चैप्टर्स आपको कराने, बहुत सारे, ठीक है। इस स्पीड से चलेंगे तो कुछ नहीं होगा। हालांकि मैथमेटिक्स की एक खास बात यह है कि हर क्वेश्चन को करने में टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए वीडियोज़ की लेंथ ज़्यादा है। हम कम टाइम में, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है हमको ज़्यादा क्वेश्चन करने में, ठीक है। तो फिर भी मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखे, इस सबको पॉज करो और सबको ट्राई करो, ठीक है। चलिए, आई होप मैं मान सकता हूँ कि आपने क्वेश्चन ट्राई करा होगा और मैं एक एक करके सॉल्व कराता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन नंबर 14 से, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर 14 से तो देखिए आपके सामने एक सेट है, सेट ए है जिसके अंदर 1 2 3 3 एलिमेंट है। देन द नंबर ऑफ रिलेशंस, दिस एक रिलेशन है उसके अंदर जिसमें 1 ऑर्डर पेयर, 2 ऑर्डर पेयर, 3 ऑर्डर पेयर। इन अ सेट ए ये ट्रांजिटिव होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, साइमेट्रिक होगा, साइमेट्रिक होगा, एंड ट्रांजिटिव सिर्फ यही होगा, ठीक है। ये आपसे पूछा गया, सिंपल सी बात है। फॉर रिफ्लेक्सिव, भैया मेरे पास पता है कि ए के अंदर 1, 2, 3 है, और अगर मेरे को रिफ्लेक्सिव चाहिए तो मेरे अंदर रिलेशंस के अंदर 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3 होना चाहिए, ठीक है। ये होना चाहिए रिलेशंस के अंदर, ये नहीं है, इसलिए मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरा रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है।
साइमेट्रिक चेक करते हैं। तो साइमेट्रिक ले भाई यहाँ से कोई भी ऑर्डर पेयर ले लो, 1, 2 है विच इज़ बिलोंग्स टू द आर है, तो यहाँ से ये ले लो कि 2, 1 भी बिलोंग करना चाहिए आर से, लेकिन 2, 1 तो आर के अंदर बिलोंग ही नहीं कर रहा है, तो साइमेट्रिक भी नहीं है। अब साइमेट्रिक नहीं है तो ये भी नहीं होगा, तो ट्रांजिटिव पे टिक मारो, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर भी चेक करना है तो देखो 1, 2 है, 2, 3 है, तो 1, 3 ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले। चलो सॉल्यूशंस नंबर 15, आई होप आपने ट्राई करा होगा। आपके सामने देखिए क्वेश्चन है डोमेन रेंज का, आपके सामने एक रिलेशन है, उसका डोमेन पूछा गया है और रिलेशन कुछ इस तरीके का है कि y बराबर मॉडुलस ऑफ x-1 है। ठीक है, ये है। और बेसिकली रिलेशन का मतलब क्या नाम है, डोमेन का मतलब है पूछा जा रहा है कि x क्या रख सकता हूँ मैं, x की वैल्यू पूछी जा रही है कि x क्या मैं रख सकता हूँ। ठीक है, अब कुछ कंडीशन है वो देख लेते हैं। तो सीधा बोला गया है कि x जो है वो z से बिलोंग कर रहा है, तो x है सिर्फ इंटीजर है, रियल नंबर नहीं है। एक खास बात तो ये पता चल गई। दूसरा, x इंटीजर तो है लेकिन मॉडुलस के अंदर रखने पे उसकी वैल्यू 3 से छोटी ही आनी चाहिए, 3 से बड़ी नहीं हो सकता। तो अगर मैं मॉडुलस के अंदर मैं 4 नहीं रख सकता, क्यों नहीं रख सकता भैया 4? अगर मैं मॉडुलस को सॉल्व करना चाहूँ तो देखो मॉडुलस इज इक्वल टू दी लेस देन 3, मॉडुलस को उठा के उधर भेजूंगा तो मैं कह सकता हूँ कि x प्लस माइनस 3 से छोटा होगा। ठीक है, अब ये छोटा ऐसे नहीं होगा, इसको लिखते समय ऐसे लिख सकते हैं कि जो x है वो -3 से बड़ा है और वो है +3 से छोटा, इस तरीके से लिखा जाता है। क्योंकि जैसे ही मल्टीप्लाई हुआ इनइक्वालिटी ने, मतलब नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई, इनइक्वालिटी ने अपने आप को पलट लिया, तो ये कंडीशन हो गई। तो x एक इंटीजर है जो कि -3 से 3 के बीच में लाई करता है और बराबर भी है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कराने हैं, जल्दी जल्दी ये खत्म करा के हमको ट्रिग्नोमेट्री की तरफ करना है, चलना है। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। आई होप आपने इसका सॉल्यूशंस निकाल लिया होगा, और नहीं निकाले तो देखिए कैसे निकाला जाता है। ठीक है, देखिए आपके सामने बोला गया कि डिटरमाइन द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक फंक्शंस को डिटरमाइन करने के लिए बोला गया, और वो फंक्शन कैसा है, कुछ इस फॉर्म में दिखता है। किस फॉर्म में दिखता है भैया? इस फॉर्म में दिखता है डेट f of x इज इक्वल टू दी e टू दी पावर x की पावर 4 प्लस bx प्लस का c, ये इसकी फॉर्म है। अब यहाँ से अगर मैच करेंगे तो दीज आर द, मतलब ए बी सी, यानी एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू पुट कर रखी है, और मेरा काम क्या है फिर ए बी सी की वैल्यू निकालना। ठीक है, और कुछ कुछ केसेस दे रखे हैं, कैसे निकालेंगे? तो दिस ये आपको 3 केसेस दे रखे हैं। केसेस क्या दे रखा है? मान लीजिए आपको जब x बराबर 0 रखते हो तो आपका f of f जो 0 होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? वो 6 के बराबर होगा। इसका मतलब अगर मैं x की जगह पे जैसे 0 रखता हूँ तो a x 0 की पावर 4 प्लस b 0 प्लस का c होता है। ठीक है, होता ही है। अब यहीं पे मैं जैसे f of 0 की जगह पे मैं जैसे 6 रख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये बोला गया कि f of 0 6 के बराबर है, तो ये टर्म्स तो 0 हो जाएगा, तो c बराबर मेरे को 6 मिल गया। तो पहली चीज़ तो मिल गई c बराबर प्लस का 6 मिला, प्लस का 6 मिला, तो ये हटा दो। 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। कभी भी पूरा MCQ के पेपर में कभी भी पूरा आंसर निकालने की ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा निकलते जाता है बाकी चीज़ों को एलिमिनेट करते जाओ। क्या पता थोड़ा थोड़ा निकालने पे ही आपको पता चल रहा है कि ये लास्ट बचा, यही मेरा आंसर होगा। उसको निकालो मत, उसको टिक मार दो और आगे चलो। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर x इक्वल्स टू दी, किसके लिए? x इक्वल्स टू दी जैसे 2 रखता हूँ, x इक्वल्स टू दी जैसे 2 रखता हूँ, मेरे को f of 2 कितना मिलता है? विच इज़ 11 मिलता है। तो यहाँ पे मैं 2 रखा। ठीक है, a 2 की पावर 4 प्लस b 2 प्लस का c रखते हैं। ठीक है, और c की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ? प्लस का 6। ठीक है, अब f of 2 की वैल्यू कितनी? 11, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 की पावर 4, तो 2 4 8 12। ठीक है, सो विच इज आपके सामने क्या देंगे? 2 4 8, ठीक है, 16 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 16 हो जाता है। ठीक, तो 16a प्लस का, अब यहाँ पे आपके पास में 2a है प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 को उठा के इधर लेके आओगे तो विच इज 5 इज इक्वल टू दी 16a प्लस का 2a। क्लियर? तो ये आपके सामने एक इक्वेशन आ जाती है। क्लियर है? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। अब आते हैं फॉर इसको सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ से तो मेरा कोई आंसर निकला नहीं, यहाँ से तो कोई मेरा आंसर निकला नहीं, तो दूसरा देखते हैं फिर, इसलिए तो दे रखी है वो। -3 रखने पे मेरे को f of -3 कितना मिलता है? 6 मिलता है। तो रख के देखते हैं। -3 रखते हैं भैया, तो a -3 की पावर 4 प्लस b -3 प्लस का 6। ठीक है, इसकी वैल्यू है 6, 3 की पावर 4, और माइनस है तो पॉजिटिव, 3 की पावर 4, 3 का स्क्वायर 9, अगले 3 का स्क्वायर 9, 9 9 जा 81। ठीक है, तो कुल मिला के मेरे पास कितना हो गया? 81a प्लस का -3 प्लस का 6। ठीक,
और माइनस का 3 क्या, माइनस का 3b प्लस का 6, ये उठा के इधर आए तो 0 हो गया। 81a माइनस ऑफ 3b, b को उठा के इधर ले आए तो 3b इज इक्वल टू द 81a। अब 3 से 81 को काट दोगे तो b बराबर मेरे को कितना मिलता है, b बराबर मेरे को मिलता है 3 2 6 एंड 3 7 21। ठीक है, क्लियर, आई थिंक 3 2 6 एंड 3 7 21। ठीक है, तो ये मेरे को b की वैल्यू मिलती है और b बराबर मेरे पास कितना है 27 टाइम्स ऑफ a। अब मेरे को a चाहिए, क्या चाहिए, अब मेरे को a चाहिए। a कैसे आएगा, अब जब मैं ये कह सकता हूँ कि b बराबर 27 टाइम्स ऑफ a है और एक्चुअल मेरे को b क्यों चेक करना है, a क्यों नहीं चेक करना। अब ध्यान से देखो, दोनों में जो a है ना वो सेम ही है, तो आप निकाल भी लोगे तो दोनों को कोई डिफरेंस नहीं पता चलेगा, लेकिन दोनों का b अलग अलग है। b निकाल लिया तो मैं एक ऑप्शन एलिमिनेट कर सकता हूँ, तो मैं b निकालने पे ध्यान दूंगा। अब यहाँ से मेरा डायरेक्ट b नहीं निकला तो मेरे को a मतलब अब इसको पुट करना पड़ेगा, फिर वहाँ से b निकालना पड़ेगा, इस तरीके से। ठीक है, सो इतना आप कर लो ताकि मैं इसको डिलीट कर सकूँ, मतलब मिटा सकूँ। अच्छा, मैं इधर का मिटा देता, ये क्वेश्चंस मैं करा चुका हूँ ना। ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस मैं आपको करा चुका हूँ, इसको हटाते हैं ताकि थोड़ी सी जगह बच जाए। चलो, अब इसको ध्यान से देखो, तो b बराबर 27 टाइम्स ऑफ a मिला है, इसको मैं इसमें पुट करूँगा तो 5 इज इक्वल टू द 16a प्लस का 2 टाइम्स ऑफ b, और b की जगह पे क्या रख सकता हूँ मैं 27 टाइम्स ऑफ a। तो 5 इज इक्वल टू द 16a प्लस का, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा 4 एंड 54a हो जाएगा। ठीक है, दोनों को ऐड करके देखो, a इज इक्वल 5 इज इक्वल टू दी 6 4 10 और 1 5 6 7 70 हो जाएगा। सो a इज इक्वल टू दी 5/70 एंड उसके अलावा आप डिवाइड करके देखो तो कितना मिलता है मेरे को। जैसे मैं डिवाइड करूँगा तो a बराबर में 1 में 5 1 5 एंड देन दिस इज बेसिकली में 50 एंड देन 60 एंड 70 तो 4 1/14। a की वैल्यू 1/14 आ रही है, लेकिन a कुछ तो गड़बड़ है, ज़रा देख लिया जाए, ज़रा सा देख लिया जाए। दिस इज -3 हमने रखा, इसको देखते हैं। -2 रखते ही मेरे को 11 मिलता है, 11 2 का स्क्वायर 16, 2 रखते ही मेरे को 2b। ठीक है, एंड देन 6 इधर आके माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट तो विच इज़ 5 एंड देन 16a प्लस का 2b, ये परफेक्ट है। -3 रखते ही मेरे को 6 मिलता है, -3 का स्क्वायर एंड देन -3 ये ठीक है, ये 0 हो गया। 81a माइनस ऑफ 3b, 3b उठ के इधर आया, देन दिस इज कैंसिल आउट, 3 2 6 6 7 8 21 एंड 21, तो 7 21। ठीक है, b बराबर मेरे पास कितना आ गया, विच इज़ 7 21 आ गया 27, तो b बराबर 27, इसको यहाँ रखते हैं। ठीक, सो b बराबर में 27 टाइम्स ऑफ a, तो b बराबर में 27 टाइम्स ऑफ a विच इज़ 14 2 4 54 16 से। ठीक है 4 4 10, ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है। चलो थोड़ा बहुत हम चेंज b निकाल के देखते हैं, क्या पता b आ जाए हमारा। अगर नहीं आ रहा तो आई थिंक ऑप्शन में गलत है या हमने कुछ गड़बड़ कर ली है, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, देखते हैं b निकाल के क्या आता है। एंड 27 टाइम्स ऑफ a की जगह पे हम रखते हैं 1/14, तो विच इज़ 27/14, तो 27/14 तो नहीं हो सकता है। ठीक है, 27/14 तो नहीं हो सकता है। चलिए इसका आंसर आप निकालिएगा और मेरे को बता दीजिएगा, या तो ये 10 की जगह पे हमें 14 रखना पड़ेगा। ठीक है, या फिर आएगा 10 ही, हमने कहीं ना कहीं गड़बड़ करी है। ठीक है, इतना आप सॉल्व कर लोगे, बेसिकली कैलकुलेशन मिस्टेक होगा या फिर ऑप्शन मिस्टेक हो। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, बाकी बच्चों को हेल्प ज़रूर करेगा। ठीक है, बाकी या फिर मैं इसका आंसर डाल दूंगा कमेंट बॉक्स में क्या है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ठीक है, चलो बच्चा, बहुत जल्दी मैं कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप आप लोग भी पेन पेपर लेके सॉल्व कर रहे होगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, तो ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 17 यहीं पे करा देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 17 कुछ नहीं कहता, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज द इवन फंक्शन। अब इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन तुमको पता होना चाहिए।
एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन, अब इवन फंक्शन कुछ नहीं होता, मान लो एफ ऑफ एक्स बराबर है मेरे पास एक्स स्क्वायर है और मैं एक्स की जगह पे माइनस एक्स रख दूँ और तो भी मेरे पास जो आंसर आए वो पॉजिटिव आए, दिस इज नोन एज द इवन फंक्शन। अगर यही चीज़ मेरे पास एफ ऑफ एक्स बराबर में एक्स है और एफ ऑफ माइनस एक्स रखते ही मेरे को माइनस ऑफ एक्स मिलता है तो दिस इज नोन एज द ऑड फंक्शन। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो दिस इज इवन फंक्शन, दिस इज ऑड फंक्शन। तो बस मेरे को ये देखना है कि एक्स, ये जितने भी ऑप्शन है इन सब में मैं एक्स की वैल्यू रख के देखता हूँ और देखता हूँ उसका साइन माइनस करने पे इनमें से सबका एक्स का वैल्यू माइनस पुट करने पे किसका आंसर सेम ही आता है। तो ऑप्शन नंबर ए पे चेक करते हैं। सबसे पहले फॉर ए बराबर मेरे पास क्या है, विच इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू द ए टू द पावर एक्स प्लस ऑफ 1 अपॉन में ए टू द पावर एक्स माइनस ऑफ 1। अगर आपको लगता है कि बहुत तेज हो रहा है तो मेरे को बता दिया कि कमेंट बॉक्स में थोड़ा थोड़ा धीरे पढ़ाया करो, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू द, ये मेरे पास फंक्शन है, मैं एक्स की जगह पे क्या रख रहा हूँ, माइनस ऑफ एक्स रखता हूँ। तो जैसे ही मैं माइनस ऑफ रखता हूँ विच इज़ ए की पावर माइनस ऑफ एक्स प्लस ऑफ 1 अपॉन में ए की पावर माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 1, ठीक है। माइनस ऑफ एक्स, ऐसे तो मैं डायरेक्ट आंसर निकाल सकता हूँ लेकिन समझाने के लिए अब इसको मैं नीचे लेके आऊँगा विच इज़ ए की पावर एक्स प्लस ऑफ 1, इसको भी नीचे लेके आऊँगा ए की पावर एक्स माइनस ऑफ 1, ठीक है। फिर एलसीएम लूँगा एंड देन फिर अगला काम क्या है मेरा, एलसीएम लेने का, विच इज़ 1 प्लस ए टू द पावर एक्स अपॉन में ए की पावर एक्स। नीचे वाले टर्म को यहाँ लिख सकता हूँ मैं, क्या लिख सकता हूँ, डेट 1 माइनस ए टू द पावर एक्स अपॉन में ए की पावर एक्स, ठीक है। इसको अगर मैं देखूंगा तो ध्यान से ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आएगा मेरे पास 1 प्लस ए की पावर एक्स एंड 1 माइनस ए की पावर एक्स, ठीक है। इसका इससे कोई लेना देना है, थोड़ा इसके जैसा बनाते हैं, तो विच इज़ माइनस टाइम्स ऑफ ए की पावर एक्स प्लस ऑफ 1 अपॉन में, नीचे से माइनस बाहर निकाल लिया, ए की पावर एक्स प्लस ऑफ ए की पावर एक्स माइनस ऑफ 1, ठीक है। तो ये मेरे पास फंक्शन का माइनस रखते हैं, माइनस साइन आया, दिस इज नॉट अ इवन फंक्शन, दिस इज बेसिकली ऑड फंक्शन। तो ऑप्शन नंबर ए तो हटा दो, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, अब नन ऑफ दीज आ गया तो मेरे को सब चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी, तो एफ ऑफ एक्स बराबर मेरे पास कितना दे रखा है, ए टू द पावर एक्स माइनस ए टू द पावर माइनस ऑफ एक्स अपॉन में ए टू द पावर एक्स प्लस ए टू द पावर माइनस ऑफ एक्स, ठीक है, ये है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फंक्शन में माइनस ऑफ एक्स रखता हूँ। जैसे ही माइनस ऑफ रखता हूँ तो ए टू द पावर माइनस ऑफ एक्स, ए टू द पावर माइनस एक्स रखते ये प्लस एक्स हो जाएगा, तो विच इज़ एक्स अपॉन में ए टू द पावर माइनस ऑफ एक्स प्लस का ए टू द पावर प्लस ऑफ एक्स। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको और इसको ध्यान से देखो, अगर मैं माइनस साइन बाहर निकाल लूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दी माइनस साइन जैसे बाहर निकाल लूँ तो ए टू द पावर माइनस एक्स ए टू द पावर माइनस ऑफ एक्स अपॉन में, यहाँ से माइनस साइन अगर मैं यहाँ से नहीं निकाल रहा, सिर्फ इसी से निकाला है, और नीचे ए टू द पावर एक्स प्लस का ए टू द पावर माइनस एक्स, थोड़ा सा अरेंज करके, प्लस है ना तो आगे पीछे लिख सकते हैं, माइनस साइन बाहर आ गया। ध्यान से देखो ये भी एक ऑड फंक्शन है। क्लियर? अब आते हैं तीसरे ऑप्शन पे, तो ये भी नहीं रहेगा मेरे लिए, इन टाइप के क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम लगता है, तो ऐसे क्वेश्चंस में से टाइम निकाल के जो है उन इनमें लगाना पड़ता है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स बराबर में मेरे पास कितना दे रखा है, अब एक्स ए टू द पावर एक्स प्लस ऑफ 1 अपॉन में ए टू द पावर एक्स माइनस ऑफ 1। एक्स की जगह पे मेरा काम क्या है, माइनस की वैल्यू पुट करना, तो माइनस की वैल्यू रखते ही मेरे को माइनस ऑफ एक्स मिलता है, ठीक है। ए टू द पावर माइनस ऑफ एक्स प्लस ऑफ 1 मिलेगा अपॉन में ए टू द पावर माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 1 मिलेगा, एंड देन अब इसको देखो, इसको मैं ऐसी सिमिलरली इसको मैं ऐसे ही नीचे लेके आऊँगा, फिर एलसीएम लूँगा। तो मैं स्टेप बचाने के लिए, ठीक है, नीचे ला के एलसीएम लेता हूँ, तो मेरे को मिलता है क्या, मेरे को यही मिलता है भैया 1 प्लस में ए टू द पावर एक्स, ठीक है, एंड नीचे क्या मिलेगा 1 माइनस में ए टू द पावर एक्स। अब इसको इस जैसा बनाने के लिए मेरे को नीचे से माइनस साइन कॉमन निकालना पड़े, और जैसे ही नीचे से माइनस निकालूँ तो माइनस माइनस ऑफ एक्स ए टू द पावर एक्स प्लस 1, इसको आगे पीछे लिख दिया, माइनस बाहर निकालते ये प्लस का हो जाएगा एंड ये माइनस का हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो एक्स ए टू द पावर एक्स प्लस ऑफ 1 एंड ए टू द पावर एक्स माइनस ऑफ 1। ध्यान से देखो यही फंक्शन था, माइनस रखते सेम टू सेम आ गया, तो दिस इज इवन फंक्शन, ये मेरे लिए इवन फंक्शन होगा, नन ऑफ दिस का केस नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आए हैं, ये पुराने क्वेश्चन से सीयूटी के PYQ, देख लो किस तरीके से सॉल्व करा गया है। कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो मेरे को बता दीजिए कि भैया नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। तब तक के लिए आप क्या करो, ये क्वेश्चन नंबर 18 ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 19 ट्राई करो जल्दी से, ठीक है। और बच्चे एक चीज़ का ध्यान रखो कि जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ पेपर में आएंगे,
और मेरे को अभी इस चैप्टर में और भी क्वेश्चंस कराने हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस करते हैं और ट्रिग्नोमेट्री पे जंप करते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री पे जंप करते हैं। और अगर आप लोग तैयार हैं एक दिन में 2-2 लेक्चर्स लेने के लिए तो मेरे को बता दीजिएगा, फिर मैं एक दिन में 2-2 लेक्चर्स अपलोड करूँगा 1.5 घंटे के। ठीक है, लेकिन इसकी गारंटी देता हूँ, आप इसको करने के बाद आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चलिए, ठीक है, तो अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे, 18, सॉल्यूशन नंबर 18। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, नंबर ऑफ साइमेट्रिक रिलेशंस। अब नंबर ऑफ साइमेट्रिक रिलेशंस का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ठीक है, दोबारा पढ़ाऊंगा तो दिक्कत देगा, तो पुरानी वाली वीडियोस जो इससे पहले वाली क्वेश्चन प्रैक्टिस या ठीक है उसको जाके कर लीजिएगा। अब मेरे को पता है कि भाई नंबर ऑफ साइमेट्रिक रिलेशंस का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज टोटल नंबर ऑफ साइमेट्रिक रिलेशंस का तरीका होता है। n बराबर मेरे पास इस क्वेश्चन में 5 है, तो n की जगह पे जैसे मैं 5 रखता हूँ, 5 माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 2, तो विच इज़ 2 की पावर में क्या मिलता है मेरे को, 2 की पावर में 5, 4 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 2, एंड देन फाइनल आंसर मेरे को 2 की पावर 10, तो 2 की पावर 10, ऑप्शन नंबर ए मेरे लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको देखो, सॉल्यूशन नंबर 19, फाइंड द नंबर ऑफ इक्विवेलेंसी रिलेशंस डिफाइंड एज द सेट के अंदर 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट के लिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंसी रिलेशंस कितनी होती है। कितनी बार अच्छे से पढ़ाया मैंने आप लोगों को, अब जल्दी से बताओ 4 के लिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंसी रिलेशंस कितनी होती है। तो सिंपल सी बात है भैया, 1 के लिए 1 होती है, 2 के लिए 2 होती है, 3 के लिए 5 होती है, 4 के लिए 15 होती है, 5 के लिए 52 होती है, और 6 के लिए 204 होती है, 202 देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, ये जरूर चेक कर लीजिएगा, 202 या 204 लिख देता हूँ मैं फ़िलहाल के लिए, तो दिस इज़ करेक्ट। एक बार ये देख लीजिएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, नेक्स्ट 5 और क्वेश्चंस कर लेते हैं। 25 क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी पहले करा चुका हूँ, और 25 क्वेश्चंस और कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री पे जंप करेंगे अगली क्लास में। अब कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। 23 तक क्वेश्चंस मैंने आपको ऑन बोर्ड करा दिए बोर्ड पे, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपके DPPs में मिल जाएंगे, तो वो DPPs आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्लीज़ वहाँ पे व्हाट्सअप चैनल होगा, व्हाट्सअप चैनल पे मिल जाएगी, तो आपको बार बार भटकना नहीं पड़ेगा कहीं और पे, आपके व्हाट्सअप में ही होगी। सबसे पहले ये क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 11। सबसे पहले मैं कहूँगा सारे क्वेश्चन ट्राई कर लो। ठीक है, ये क्वेश्चन यूनिक लगे हैं, जिनमें नए कॉन्सेप्ट है, तो वो मैं आपको सिखा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 से। ठीक है, ये आपके सामने 20 पूछा क्या गया है, लेट द सेट हैज़, ठीक है, बैकग्राउंड नॉइस आ रहा होगा, अवॉइड करिएगा। लेट द सेट ऑफ द इंटीजर देन द फंक्शंस एफ ऑफ जेड टू जेड क्रॉस जेड डिफाइंड बाय द एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दी एक्स, यानी मेरे को बोला गया है डेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दी एक्स माइनस ऑफ 1, कुछ इस तरीके का है, एंड दूसरा 1 है फॉर ऑल। तो ये मेरे लिए फंक्शन 1 होगा या ऑन टू होगा। अब ध्यान से इसको देखो, अगर आपको ये समझ में आएगा कि ये एक्चुअल में फंक्शन है। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ y, ये y बराबर मेरे को दे रखा है ऑर्डर्ड पेयर। ऑब्वियसली बात है, जब 2 सेट हैं और 2 के बीच में होगा तो ऑर्डर पेयर ही होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ से यहाँ तक। अब रख के देखो इसमें आप सबसे पहले तो 1 1 चेक करो। तो 1 1 के लिए अगर मैं कोई वैल्यू लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं रखता हूँ एफ ऑफ x1 बराबर में एफ ऑफ x2 रख देते हैं, दोनों आपस में बराबर कर देते हैं। तो जैसे ही x1 बराबर होगा तो विच इज x1 माइनस ऑफ 1। ठीक है, ऑर्डर पेयर को चेक करो ध्यान से। तो यहाँ से मैं सीधा बोल सकता हूँ डेट x1 माइनस ऑफ 1 कॉमा 1 हो जाएगा, और इधर x2 माइनस ऑफ 1 कॉमा 1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, जब 2 ऑर्डर पेयर आपस में बराबर होते हैं तो ये कॉरस्पॉन्डिंग भी आपस में बराबर ही होते हैं। तो मैं सीधा बोल सकता हूँ डेट x माइनस ऑफ 1 एंड देन x माइनस ऑफ x2 माइनस ऑफ 1 आपस में बराबर कट जाएगा, तो x1 बराबर में x2 हो गया। तो ये मेरे लिए फंक्शन क्या हो गया, आपके लिए 1 1 फंक्शन हो गया। अब मेरे को क्या चेक करना है, फॉर ऑन टू चेक करना है। क्या चेक करना है, ऑन टू चेक करना है। ठीक है, अब ऑन टू चेक करने के लिए क्या करा जाए भैया, ऑन टू चेक करने के लिए क्या करा जाए। ठीक है, तो ऑन टू चेक करने के लिए सबसे पहले ना आप इसका ग्राफ बना के देखो, सोचो ज़रा। अगर ये मेरे पास बेसिकली z है,
ये मेरे पास बेसिकली z है और ये मेरे पास z क्रॉस z है, ठीक है। तो z क्रॉस z मतलब इंटीजर क्रॉस इंटीजर, इंटीजर क्रॉस इंटीजर मेरे को क्या दे रहा होगा, इनफाइनाइट तक वैल्यू जाएगा। फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक दिस इज सेट जिसमें इंटीजर हैं 1 -1 सॉरी 0 -1 माइनस ऑफ 2, दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज 3 एंड सो ऑन, ये आगे ऊपर तक जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो ऑर्डर, यहाँ पे जो z क्रॉस z है वो कुछ इस तरीके से है कि डेट जैसे मैं यहाँ 0 रखता हूँ, जैसे x की वैल्यू मैं यहाँ 0 रखता हूँ, तो इस 0 के लिए बना रहा हूँ, जैसे 0 रखता हूँ तो मेरे को मिलता है -1 to 1, इस तरीके का ऑर्डर पेयर मिलता है। तो इसने इमेज इसके साथ बनाई है। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँगा यहाँ पे जैसे मैं x की जगह पे 1 रखता हूँ, तो 1 रखते मेरे को मिलता है 0,1, तो ये मेरे को ऐसे मिलेगा। लेकिन अगर x की जगह पे मैं -1 रखता हूँ, x की जगह पे मैं -1 रखता हूँ, तो वो मेरे को किस तरीके का मिलेगा, जैसे मैं -1 रखता हूँ तो यहाँ पे जो मेरे को ऑर्डर पेयर मिलेगा विच इज़ -2 एंड देन 1, इसी तरीके का मेरे को ऑर्डर पेयर मिलते जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब इस चीज़ को देखो कि फंक्शन यहाँ से यहाँ तक डिफाइंड है, फंक्शन कुछ इस तरीके के फॉर्मेट में, तो जो सेट बी है, जो सेट बी है उसके अंदर एलिमेंट भी इसी फॉर्मेट में होंगे। कभी कभी बैकग्राउंड में नॉइस आ जाता है, ठीक है, कोई नहीं। तो सेट बी में भी इसी तरीके होंगे। तो कभी भी ये मत सोचना कि भाई z क्रॉस z है तो विच इज़ 1 क्रॉस 1 हो सकता है, 1 क्रॉस 2 हो सकता है, 1 क्रॉस 3 हो सकता है, ऐसे नहीं। फॉर्मेट ही ऐसा है फंक्शन का, तो इसी तरीके का आपका बेसिकली सेट बी बन रहा होगा। क्लियर है। अब आपसे पूछा जाए कि दिस इज द ऑन टू फंक्शन और नॉट, दिस इज द ऑन टू फंक्शन और नॉट। खुद सोचो, z क्रॉस z क्या सिर्फ इतना ही होगा, क्या इतना ही होगा, जस्ट लाइक दिस 0,1, क्या z क्रॉस z 0,2 नहीं हो सकता, 0,3 नहीं हो सकता, 0,4 नहीं हो सकता। तो ये तो एक एक नंबर के साथ इनफाइनाइट इमेज बनेगी, एक एक नंबर के साथ इनफाइनाइट ऑर्डर बनेंगे फॉर z क्रॉस z के लिए, ठीक है। इसी तरीके से 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4 एंड सो ऑन, एक एक के साथ इनफाइनाइट बनेगा, ठीक है। तो इससे ये चीज़ क्लियर हो गया कि भैया यहाँ पे जो मेरा रेंज आ रहा है, जो फंक्शन मेरे को y की वैल्यू दे रहा है, जो रेंज है वो बेसिकली कोडोमेन से छोटा है, कोडोमेन से छोटा है। और रेंज कोडोमेन से छोटा हो जाता है तो ये एक ऑन टू फंक्शन नहीं होता। तो ऑन टू नहीं है, 1 1 एंड ऑन टू नहीं है, लेकिन ओनली 1 1 फंक्शन है, ठीक है। क्लियर हुआ आपको? कोई डाउट आएगा तो ज़रूर मेरे को बताइएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप देख लो, इस तरीके से करा, इतना सोचना पड़ता है, हर जगह सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं, हर जगह सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। माइक इसलिए पास लेके बोल रहा हूँ क्योंकि पता नहीं पीछे कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और वो आपको परेशान करेगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। सो सॉल्यूशन नंबर आपके सामने 21 कुछ ऐसा है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लो, द नंबर ऑफ द बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम सेट ए, ठीक है, टू इटसेल्फ, खुद ही से करें, यानी सेट ए टू सेट ए व्हेन द कंटेन 106 एलिमेंट। अगर एक सेट है जो बेसिकली कुछ इस तरीके का है, फंक्शन है, तो फंक्शन है तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ कि ए टू ए का फंक्शन है। फंक्शन जो मेरा डिफाइंड है वो कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम ए टू ए तक का फंक्शन डिफाइंड है। आ रहा है बात समझ में? अब इसमें जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है इस फंक्शन के अंदर विच इज बेसिकली 106 है, तो n मान लेता हूँ मैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन फंक्शन विच इज 106। तो आपके सामने 106 हो जाता है। अब n आपके सामने 106 है, तो पूछा गया टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन। देखो मैंने आपको टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन बता रखा है, फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ नॉर्मल फंक्शन बता रखा है, 1 1 बता रखा है, 1 1 को इंजेक्टिव कहते हैं। फिर मैंने ऑन टू निकालने का तरीका बताया, उसको हम सर्जेक्टिव कहते हैं। अब बाइजेक्टिव निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो बेसिकली n फैक्टोरियल होता है, और ये भी बता रखा है, सॉरी n फैक्टोरियल। तो अगर n बराबर 106 है तो यहाँ पे मेरा जो आंसर होगा 106 फैक्टोरियल। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। अब आपके सामने यही है इसी तरीके का, वहाँ पे बाइजेक्टिव पूछा, यहाँ पे सर्जेक्टिव पूछा, यानी ऑन टू पूछा है। सर्जेक्टिव को हम ऑन टू कहते हैं। पूछा क्या है कि एक सेट ए है जिसके अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, एक सेट बी है जिसके अंदर 2 ही एलिमेंट है, देन द टोटल नंबर ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शन कितना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी है कि अगर क्या नाम है, सेट ए के अंदर m एलिमेंट है, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ सेट ए के अंदर m एलिमेंट है और सेट बी के अंदर सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, तो मैं इसको 2 की पावर m माइनस ऑफ 2 लिख सकता हूँ। ये मैंने कॉन्सेप्ट बताया, यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो रही है। सेट ए के अंदर n एलिमेंट है, बी के अंदर 2 एलिमेंट है,
तो टोटल नंबर ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शन 2 की पावर n माइनस ऑफ 2 होगा, तो 2 की पावर n माइनस ऑफ 2 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 23, और इस तरह के क्वेश्चंस में आप हमेशा कंफ्यूज होते हो कि भैया ये ट्रिग्नोमेट्रीज का कैसे करा जाए, डोमेन रेंज का। देखो ट्रिग्नोमेट्रीज का डोमेन रेंज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो कॉसेक्स है, क्या पूछा गया है, रेंज। तो कॉसेक्स का जो रेंज होता है वो भैया कहाँ से कहाँ तक का होता है, जल्दी से बताओ। कॉसेक का जो रेंज होता है वो कहाँ से कहाँ तक का होता है, -1 से 1 तक का होता है। अब मैं इसको इसके जैसा बनाने की कोशिश करूँगा, तो सबसे पहले सब में 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो -2 विच इज़ -2 टाइम्स ऑफ cos x एंड देन 2 हो जाएगा। अब उसमें मेरे को क्या करना है, सब में माइनस से मल्टीप्लाई करना। अब जैसे ही मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा, इनइक्वलिटी अपने आप को पलट लेगी, इनइक्वलिटी अपने आप को क्या करेगी, पलट लेगी। ठीक है, -2। अब इसको ठीक से लिख देते हैं, डेट ये प्लस का 2 हो जाएगा कि -2 से बड़ा है नेगेटिव ऑफ 2 टाइम्स ऑफ cos x एंड 2 से छोटा है। ठीक है, ये लिख दिया मैंने इस तरीके से। अब उसमें क्या बोला है कि आप इसमें 1 ऐड कर दो। अब जैसे मैं इसमें 1 ऐड करूँगा तो इधर 1 ऐड करते ही कितना हो जाएगा, -1, इधर 1 ऐड करते ही 2 टाइम्स ऑफ cos x, और इधर 1 ऐड होते ही 3 हो जाएगा। तो मेरे को ये पता चल गया कि बेसिकली भैया जो ये वाली डिनोमीटर है, डिनोमीटर कहाँ से कहाँ तक होगा, -1 से 3 तक होगा। ठीक है, और इसमें क्लोज ब्रैकेट होगा। क्लियर है यहाँ से यहाँ तक? ठीक है। अब ध्यान से देखो, इस बीच में कहीं ना कहीं 0 भी एग्जिस्ट करेगा, और डिनोमीटर में 0 नहीं होना चाहिए, तो मेरे को 0 पे ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि 0 नहीं रख सकता मैं, तो 0 नहीं आ सकता वो आंसर। तो x ये 0 नहीं होगा। अब ये 0 नहीं होगा तो मैं इसको 2 चीज़ में ब्रेक कर लेता हूँ। इसको कैसे ब्रेक हो जाएगा भैया, -1 से 0 तक ब्रेक कर लेता हूँ। ठीक है, एंड 0 से लेके 3 तक ब्रेक कर लेता हूँ। हो गया ब्रेक? ठीक है, इतना ही मैंने को ब्रेक करना है। अब इस चीज़ को, इसको देखो, ये डिवाइड में है। क्या है? डिवाइड में। अब ये रखो, देखो अगर ये नीचे वाली वैल्यू ऐसी होगी तो ऊपर वाला फंक्शन क्या, मतलब ओवरऑल जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, सोच के देखो। अगर मैं -1 रखता हूँ, अगर मैं 1 में -1 रखता हूँ तो मेरे को मिलता क्या है, -1। ठीक है, क्लियर। लेकिन जैसे जैसे मैं इसको छोटा कर दूंगा, -0.5 रखता हूँ, ठीक है, इन दोनों के बीच में 0.5 रखता हूँ, 5 ऊपर 10 करेगा। ठीक है, ये अब इसको डिवाइड करेगा विच इज़ 2, तो -2। समझ में आ रहा है? ध्यान से देखो, मैं इसको जितना ज़्यादा छोटा करते चले जाऊँगा, ठीक है, या छोटा नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं इसको बढ़ा रहा हूँ। जितना ज़्यादा मैं इसको बढ़ाते चले जाऊँगा, यहाँ से यहाँ जाने में बढ़ रही है, जितना ज़्यादा मैं बढ़ाते चले जाऊँगा, यानी जितना ज़्यादा मैं पॉइंट में चलते चले जाऊँगा, जितना ज़्यादा मैं पॉइंट में चलते चला जाऊँगा, ठीक है, उतना ये जो ओवरऑल जो फंक्शन है ये डिक्रीज होते चले जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक्रीज होते चले जाएगा। तो -1 इसका सबसे छोटा वैल्यू, सबसे छोटे में भी क्या नाम है, ये सबसे बड़ा वैल्यू इसके लिए -1 है, इसके लिए, इस चीज़ के लिए। एंड सबसे छोटा कितना होगा, अगर नीचे वाली सबसे बड़ी वैल्यू हो गई, ये नीचे 0 हो गया, ठीक है, नियर बाय 0 टच कर गया, ठीक है, तो ये इनफाइनाइट को फंक्शन टच कर जाएगा। ठीक है, तो इतना समझ में आया कि भैया इस वाले केस में जो मेरे को रेंज मिल रहा है ये कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए ये करा रहा हूँ। जो मेरे को रेंज मिला वो एक्चुअल में भैया -1 से है, ठीक है, मैक्सिमम, और सबसे जो जा रहा है वो कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब कन्फ्यूजन होगा कि इनफाइनाइट कैसे आ रहा है, सोच के देखो। अगर मैंने डिनोमीटर में नेगेटिव ऑफ 0.0000000009 रख दूं, ठीक है, या 1 रख देता हूँ, डिवाइड करना नहीं होगा, तो जितने 0 मैंने नीचे लिए उतने ही 0 ऊपर, मतलब जितने पॉइंट में मैंने 0 लिए उतने ही 0 ऊपर चले जाएंगे। तो वैल्यू कितनी होगी, ऑलमोस्ट, और नेगेटिव साइन है तो और छोटी हो गई। तो नेगेटिव में वैल्यू क्या चलती जा रही है, छोटी होती जा रही है। जितनी ज़्यादा छोटी, मतलब एक्चुअल में वैल्यू बढ़ती हुई दिख रही है, लेकिन उसके आगे का जो साइन है वो छोटा हो रहा है। मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, लेकिन साइन क्या कर रहा है, उसको छोटा करते जा रहा है। जितना बड़ा मैग्नीट्यूड होगा और नेगेटिव साइन होगा उतनी छोटी वैल्यू। तो इसलिए वैल्यू कुछ इस तरीके का। अब इसमें चेक करते हैं, 0 मैं नहीं रख सकता, लेकिन वही सेम केस यहाँ पे भी इनफाइनाइट आ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा मैं रख सकता हूँ 3 रखते हुए कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो मेरे को 1/3 से कहाँ तक मिलेगा, इनफाइनाइट तक। अब यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। कैसे, अगर मैं 1 को डिवाइड कर दूँ, 1 को मैं डिवाइड कर दूँ, जस्ट लाइक 1 को अगर मैं डिवाइड कर दूँ 0.00001 से, तो एक्चुअल में जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो कितनी हो जाएगी,
1 2 3 4 5, तो देखो ध्यान से देख रहे हो वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। तो सबसे छोटी वैल्यू 1/3 एंड आगे जाते हुए इनफाइनाइट तक। यहाँ पे जो सबसे बड़ी वैल्यू है -1 और सबसे जो छोटी वैल्यू है माइनस ऑफ इनफाइनाइट, और इन दोनों के बीच में यूनियन। तो दिस इज द ऑप्शन नंबर सी आपके लिए करेक्ट आंसर हो जाए। देखो बच्चा लोग, इस चैप्टर के 3 पार्ट हो गए हैं, ठीक है। और मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए। 25 क्वेश्चंस पहले कराए थे, 25 क्वेश्चंस मैंने करा दिए। डीपीपीएस में और भी क्वेश्चन है, उसको जाके कर लीजिएगा। इस चैप्टर में अभी और क्वेश्चंस कराने बाकी है, लेकिन कॉन्सेप्ट मैंने सारे क्लियर करा दिए हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में इस्तेमाल हो रहे हैं सीयूटी के एग्जाम में, ऑलमोस्ट सारे के सारे, ठीक है। सो आप नए क्वेश्चंस को ट्राई कर पाएंगे। आने वाले टाइम में जब टाइम बचेगा ज़रूर मैं इस क्वेश्चंस को कराऊंगा। अब मैं ट्रिग्नोमेट्री आपको कराता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री कराएंगे, फिर मैट्रिक्स कराना है, डिटरमिनेंट कराना है, फिर कैलकुलस पे जल्दी से मूव करना है, ठीक है। जैसे कैलकुलस खत्म होगा हमको वेक्टर 3D पे जाना है। आ रहा है बस समझ में? जितना जल्दी हो सकेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है और टाइम लगेगा। देखो बोर्ड पे बच्चों को पढ़ने में मज़ा आ रहा है। बच्चों ने कहा कि भैया बोर्ड पे ही पढ़ा, तो बोर्ड पे जो लेक्चर्स होते हैं वो बहुत डिटेल होते हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन मैं कर सकता हूँ, समझा सकता हूँ, लेकिन ये लंबे भी होते हैं, ठीक है। तो 2x की स्पीड में देख लो, ठीक है। ऐसे भी मैं बहुत तेज बोलता हूँ, तो 2x की स्पीड में देखो तो कुछ समझ नहीं आएगा, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे। लेकिन मैं इसकी गारंटी देता हूँ, आपने बस इतना कर लिया, आपके मैथमेटिक्स में 100% लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपको कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपके पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। जहाँ बच्चे ये कहते हैं कि मैथमेटिक्स टफ है, वहाँ स्कोर नहीं करा जा सकता, अच्छे नंबर नहीं ला सकते, मैं ये कह रहा हूँ मैथमेटिक्स टफ नहीं है, लेंदी है। और लेंदी को दूर करने का एक ही तरीका है कि आप वो सारे क्वेश्चंस पहले से प्रैक्टिस करके जाओ जो पेपर में आने वाले हैं, ताकि आपको एग्जाम पढ़ने में, उसके ऑप्शंस को सॉल्व करने में, उसमें कॉन्सेप्ट अप्लाई करने में ज़्यादा सोचना ना पड़े। सीधा क्वेश्चन पढ़ा, दिमाग में क्लिक करा, यही क्वेश्चन था, ये कॉन्सेप्ट था, सॉल्व करा, ठीक है। हल्का सा सॉल्व करते मेरे को पता चलेगा कि यही ऑप्शन थे, ठीक है। इन क्वेश्चंस को सिर्फ एक बार करके मत छोड़ना, टाइम ज़्यादा होगा तुम्हारे पास तो मल्टीपल टाइम इसको प्रैक्टिस करना। डेली लेक्चर शाम को 7 बजे अपलोड हो रहा है, इसको डेली देखो। फिजिक्स केमिस्ट्री है तो फिजिक्स का लेक्चर 1 बजे अपलोड होता है, देखो, ठीक है। और केमिस्ट्री का है वो आपका 3 बजे अपलोड होता है। बहुत हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं वो, ठीक है, अच्छे से आपको पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। आइजर त्रिवंतपुरम से फिजिक्स के टीचर है जो कि केमिस्ट्री आपको पढ़ा रहे हैं, वो ऑलरेडी 3rd ईयर 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं उनके। यूजी के IIT जैम जैसे एग्जाम्स क्वालिफाइड हैं, ठीक है। सो बहुत अच्छे क्वालिफाइड टीचर्स हैं, प्लीज़ उनसे जाके पढ़ाई करो। एंड ये सारी नोट्स DPPS व्हाट्सएप ग्रुप में व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करो पढ़ने से। कोई डाउट आता है, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों ओपन है, ठीक है। वहाँ पे मेरे को मैसेज कर दो, जो चलाते हो वहाँ मैसेज करना, डाउट मैं क्लियर कर दूंगा, या इसी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। 3 ऑप्शन से, तीनों में कहीं पे भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। चैनल पे पहली बार वीडियो देखा है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहो। चलिए, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो। जय हिंद।